कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भेड़ बकरी पालो, मगर गलतफहमी मत पालो। जब तक इस देश में गैर बराबरी रहेगी, छुआछूत रहेगा, आरक्षण रहेगा। पहले संवैधानिक मूल्यों को स्वीकार करो, जातिवाद छोड़ो, गैर बराबरी बंद करो, भाईचारा बनाओ, समता मूलक समाज बनाओ, जातीय बंधन तोड़ो, जाति विहीन समाज बनाओ। ये आरक्षण हम आपके मुंह पे फेंक के मार देंगे उसी दिन, मेरी बात को आप याद रखें। अब तो हमारे लोग पढ़ने लगे हैं, बोलने लगे हैं, लिखने लगे हैं। मैं आज गारंटी से कहता हूं, आज 2026 चल रहा है, 2051 में एक ऐसा समय आएगा कि हमारी तीसरी पीढ़ी मैदान में होगी। तुम्हारी मेरिट को अगर फाड़ के, तुम्हारी मेरिट को, जिस झूठी तथाकथित मेरिट का आप जिक्र करते हो, इंटरव्यू में गला काटते हो, अंगूठा काटते हो, हमारा इंटरव्यू में पछड़ जाते हो आप हमसे, मेन एग्जाम में, रिटर्न में, इंटरव्यू में हमें 150 और खुद को 225 लेके, और जो एकलव्य का अंगूठा काटने की प्रक्रिया चल रही है, तुम्हारी तथाकथित मेरिट का भी स्वागत करेंगे और इस मेरिट को फाड़ के तुम्हें बताएंगे कि जिनको सदियों तक दबा के रखा गया वो कमजोर नहीं थे, उनके रास्ते आपने बंद किए थे। मदद तो ली है, लेकिन जब हमारे हिस्सेदारी की बात आई, हमारे सम्मान की बात आई, जब हमें आगे बढ़ाने की बात आई, तो हमसे मुंह फेरने का काम भी हुआ है। इस बात को भी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहूंगा कि गलती हम लोगों के अंदर थी और उसका फायदा विरोधी लोगों ने उठाया। दूध बेच के उन्होंने हमारा घर चलाया है। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, 6 परिवार के बच्चे और खुद 2 वो पति पत्नी और परिवार के और लोगों का भी, रिश्तेदारियों का भी, भाइयों के बच्चों का भी, बहन के बच्चों का भी, तमाम जिम्मेदारियों को, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं होता, एक समुदाय का जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से जुड़ा होता है। भात होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, लेन देन होता है, सहयोग होता है, एक बड़ा विस्तृत होता है। इसका उदाहरण कभी देखना हो तो देखना, जब शादी ब्याह होते हैं तो 300-400 लोग जुट जाते हैं। बारात में जाने के लिए बस कम पड़ जाती है। कुछ रिश्तेदार कहते हैं हम गाड़ी से ही जाएंगे, बस में नहीं जाएंगे, हमारा अपमान हो जाएगा। लेकिन जब अन्याय के खिलाफ लड़ने की बारी आती है तो वो रिश्तेदार भी गायब हो जाते हैं, ना बारात की बस भरी जाती, ना गाड़ी भरी जाती। समाज बड़ा विचित्र है। ये मेरा अनुभव है, प्रैक्टिकल मैंने किया। जब कहीं किसी की कोई साथ दुर्घटना हो जाती है, आप देखना, जब कोई हमारे बीच से चला जाता है, उसकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जब वो न्याय की मांग कर रहा होता है तो सैकड़ों लोग जो कहते हैं, जो रोज उनसे कहते हैं कि हम आपके अपने, वो भी नहीं खड़े हो पाते। बहुत विचित्र स्थिति है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पास अनुभव है, मैं बहुत जमीन से आया हूं। मेरे पिताजी ने किस किस तरह से पाल पोस के हमें बड़ा किया। 6 भाई बहन को पढ़ाना, उनके लिए मकान बनाना, उनकी आवश्यकता को पूर्ति करना, ट्यूशन से लेके उनके खान पीन को अच्छा रखना। अभी तो हमारी दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ी थी तो हमें चीजें समझ आई हैं कि किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं तो सामान्य परिवार से आया हूं, इसलिए मैं इन बातों को जानता हूं कि हालात बहुत अच्छे नहीं है। और मैं बात जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि जो लोग आज आंदोलन वगैरह चला रहे हैं, वो हमें कुछ देने के लिए आंदोलन नहीं चला रहे। मैं गारंटी दे कहता हूं, मैं कोरे कागज में साइन करने को तैयार हूं। अगर मेरे किसी भी समाज को, शेड्यूल कास्ट के किसी भी जाति को, पिछड़े वर्ग की किसी भी जाति को अगर हमारे हिस्से से भी काट के कुछ मिलेगा, मैं गारंटी देके कहता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, मैं आपको एफिडेविट लिख के देता हूं कि मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा कि अगर मेरे किसी व्यक्ति को कुछ मिल रहा होगा, सबसे आगे खड़ा होऊंगा। आज मेरी बात को ऑन रिकॉर्ड नोट कर लो। मेरे 2 साथी जो बिल्कुल मेरे साथ कंधे से कंधा मिला काम करते हैं, भाई हिमांशु जी और निकेत जी, ये दोनों यहाँ इस बात के गवाह बैठे। हमारे यहाँ मीटिंग्स होती है, चर्चा होती है कि अगर कहीं किसी देने की बात आएगी तो मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि जब मैंने इतिहास पढ़ा है तो मुझे महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई, कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा हुआ, कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो मैं बेवकूफ नहीं हूं, और जब आदमी बेवकूफ नहीं होता वो चीजों को और गहराई से समझता है। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि जिस दिन आपको लगे
आप अगर आपसे कोई आगे बहुत हवाई बातें करे कि हम आपको चांद पे बिठा देंगे, आपको ये दे देंगे, एक बार आप मुझसे विचार कर लेना, मुझसे चर्चा कर लेना। अगर वो आपके लिए बेहतर होगा, मैं गारंटी देके कहता हूं कि मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा जहां आपको कुछ देने की बारी आएगी। और मेरी बात को याद, लेकिन आप महसूस करके देखो, जिनको हम जाति के आधार पर नेता मान के वोट देते हैं, ताकत देते हैं, लेकिन जब हम पे जुल्म जाति अत्याचार होता है या हमारी तरक्की की बात होती है तो वो गायब क्यों हो जाते हैं? तब उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? तब वो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होते? तब वो हमारी आवाज क्यों नहीं बनते? तब वो सामने विरोधी के खड़े क्यों नहीं कहते कि इनकी तरफ हाथ मत उठाना, मैं बैठा हूं? आजादी के 75 साल बाद भी एनसीआरबी का डेटा उठा के देखो, देश में लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है। मैं आपको एफिडेविट देके कह रहा हूं, आप उनकी जातियां भी चेक कराओ, वो 99.99% SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज की बेटियां हैं, बहनें हैं। आप चेक करके देखो इस देश की व्यवस्था। बहुत कुछ हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम आरक्षण में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। वही लोग जो आरक्षण को गाली देते हैं, हमारी एकता को तोड़ने के लिए कहते हैं हम आरक्षण में सुधार करना चाहते हैं। कैसा सुधार? कि आरक्षण इनको मिलना चाहिए, आरक्षण उनको मिलना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने आंदोलन चलाए, समाज को जोड़ने का काम किया, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पूरी वो है, उनसे विद्वान व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। उन्होंने जो चीजें तैयार की हैं वो इनके मनोभाव को समझ के तैयार किए कि कुछ देने वाले नहीं। मैं इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। मैं जब ये सोच रहा था कि राजनीतिक दल क्यों बना जाए, तो मैं बाबा साहब के स्क्रिप्ट को स्टडी कर रहा था। तो मैंने देखा कि बाबा साहब तो विद्वान व्यक्ति थे, महापुरुष थे हमारे लिए, हम उनको भगवान का दर्जा लगभग देते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 पार्टियां बनाई और कई सामाजिक संगठन बनाए, कई पत्रिका निकाली, कई अखबार निकाले। तो मैंने सोचा बाबा साहब अम्बेडकर बार बार क्यों बना रहे थे भाई पार्टियां? जब उस समय कांग्रेस पार्टी थी, अकाली दल था, मुस्लिम लीग था, लेफ्ट की पार्टियां थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दल क्यों बनाया? तो जब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा तो मुझे समझ आया, बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि जिन्होंने सदियों तक, हमारी बहनों के तनों पे कपड़े नहीं थे, तन के ऊपर हम पे खाने को अच्छा भोजन नहीं था, हमारे लिए सरकारी विद्यालय नहीं खुले हुए थे, हम पे अच्छे रहने के लिए मकान नहीं थे, हम पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। इतिहास इस बात का गवाह, जिन्होंने नहीं पढ़ी, मैं भोंदुओं से तो डिबेट करने से रहा। कोई आए सांसद किसी पार्टी का, आए राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर डिबेट करे तो मैं डिबेट में जवाब दूं। कोई आरक्षण पे कर ले डिबेट, कोई किसी भी चीज पे डिबेट कर ले, कोई आए तो बराबरी का तो हो मुकाबला। अब बताओ, जो जिसका मुकाबला हमारा जिलाध्यक्ष करते उनसे थोड़े डिबेट करूंगा है भाई, उनसे तो नहीं करूंगा। ये तो अनिकेत कर लेगा, हिमांशु, ये दोनों हमारे नेता ये चकसात करेंगे, तो यही लोग कर लेंगे अगर कहीं डिबेट करनी हो। तो आप महसूस करके देखो कि इतनी बुरी स्थिति के बाद भी हमारे लिए किसने कुछ नहीं सोचा। हमारे ही महान पुरुषों को खड़े होना पड़ा, लड़ना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, आरोप सहने पड़े, आलोचना सहनी पड़ी, और कई बार त्रिस्कर बहिष्कार तक का सामना करना पड़ा। तब जाके हमें इस देश में जो मिला है, तब जाके हमें मिला है। इसलिए मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भाई ये लोग ना आपको जीते जी कुछ देंगे, ना मरने के बाद कुछ देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मैंने आपको वोट का अधिकार दे दिया है, अब आप अपना दल बनाओ, दल बनाओ और दल बना के बल पैदा करो और बल बना के अपनी समस्या का हल करो। इसलिए उन्होंने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, मजदूरों के हालातों को सुधार करने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। फिर जब आगे बढ़े तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, और जब वो लखनऊ में 48-49 में आए तो पिछड़े समूह वर्ग के हमारे भाइयों ने, जो डिप्रेस कम्युनिटी है पूरी आजादी से पहले, 50 से पहले, जिनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब आपने सेपरेट कर दिया शेड्यूल कास्ट बना के, हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो आप इसका विस्तार करो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को सही माना
और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मसौदा तैयार करने के लिए दे दिया कि अब आरपीआई के जरिए हम लोग इस देश के हर कमजोर व्यक्ति को साथ लेके चलें। इतना कुछ देने वाले, इतनी कुछ जो है देश के लिए बलिदान देने वाले, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए। अब मैं तो बताता हूं, हमारी बहन बड़ा अच्छा बोल रही थी, मैंने तो आज उनको सुना, मैटरनिटी लीव से लेके 8 घंटे का मजदूरों को जो काम 12 घंटे से घटा किया, ये सब बाबा साहब के देन। तो महिलाओं को जो संपत्ति में अधिकार मिला, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो मैं सोच रहा था कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर तो हमसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, महापुरुष थे। उनको इस बात का पता था कि ये दल ताकत तो हमसे लेंगे, काम किस अपने लोगों करेंगे। इसलिए उन्होंने हमें प्रेरित किया कि दल बना के बल पैदा करो, बल बना के अपनी समस्या का हल करो। उन्हीं के फॉर्मूले को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने कोई नया काम नहीं किया है। हम ये जानते हैं कि आज जो सत्ता से बाहर है और गली गली कहते फिर रहे हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, सामाजिक न्याय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जब वो लंबे समय सत्ता में रहे इनमें से एक भी काम उन्होंने नहीं किया, वरना हमारा कुचला आंकड़ा पूरा फिल होता, हमारा बैकलॉग खाली नहीं होता है। और जो आज सत्ता में है, जो धर्म के नाम पे भाईचारे की बात करते हैं, उन्हीं के लोग खड़े होकर हमें मिले संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की बात करते हैं। अगर हमें SC/ST एक्ट के रूप में प्रोटेक्शन मिला है, जो हमारी हत्या होने पे 8,25,000 रुपए का हमें मुआवजा देके कोर्ट में ताकत देता कि जाओ जिसने हत्या की है उसके खिलाफ खड़े होकर मजबूत रह के सजा कराओ कि दोबारा तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा ना हो सके, तुम्हारे साथ जुल्म ना कर सके। तो ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसको भी कहते हैं खत्म करो, खत्म करो। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, जब से मैं लोकसभा में गया हूं, मैं SC/ST पार्लियामेंट्री कमेटी, वेलफेयर कमेटी का मेंबर हूं। जितने डिपार्टमेंट है जिनसे आप मुखातिब हो सकते हैं, बात करते हैं, आप पता करके देखना कि जब मैं उस कमेटी की मीटिंग में जाता हूं तो अगर एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय होता है तो सामने वाले से लड़ जाता हूं कि मेरे व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा, याद रखना मेरे। आप पता करा के देख लेना। आपका कोई साथी बैंक में हो, किसी स्टेट की मशीनरी में हो, उस तरह से सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आप पता करके देख लेना। डीजीपी, एडीजीपी हो कि जब वो आदमी खड़ा होता है तो अपने लोगों की आवाज को किस तरह से उठाता। तो मैं तो सबकी आंखों में चुनने लगा हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई पट्टा करवा के नहीं आया कि भाई मुझे कोई डर हो। मैं जब तक जीऊंगा अपने लोगों के अधिकारों पर हमला नहीं होने दूंगा। ये बात का मैं आपको विश्वास दिलाता। मैं लोकसभा में इसलिए गया, मैं लोकसभा के बाद तनख्वाह के लिए या जो किसी के आगे पीछे घूमने के लिए थोड़ा गया, आप लोगों की आवाज उठाने के लिए गया। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी मैंने प्रस्ताव दिया 1 साल पहले कि ये जो SC/ST को कंपनसेशन मिलता है, मेरी बात को सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसका जो इसमें मुआवजा मिलता है कम है, ये बढ़ा के 30 लाख रुपए होना चाहिए। अगर हमारे व्यक्ति की हत्या हो या उसके साथ कोई जघन्य अपराध हो तो कम से कम 30 लाख रुपए का मुआवजा उसको मिलना चाहिए। समझे मेरी बात को? मैं सिर्फ भाषण नहीं देता हूं, वो टेक्निकल काम जिसकी आवश्यकता है, लिखा पढ़ी काम, उसको भी करता हूं। तो मुझसे सब लोगों ने कहा साहब इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे ये होगा कि जिस परिवार का कोई व्यक्ति चला जाएगा तो वो कम से कम उसके बच्चे भूखे नहीं मरे, किसी के हाथ नहीं फैलाएंगे। वो कम से कम मुख्य धारा में तो नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा, उसको संभल मिले। बोले ठीक है, इस पर कोशिश करते हैं। मैंने कहा प्रस्ताव भेजो, बाकी गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दो, आपको प्रस्ताव भेजना चाहिए। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, वही अकेला आदमी था जो पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लाया कि SC/ST OBC के लोगों को प्रमोशन में नहीं, SC/ST OBC के लोगों को निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए। जब मैं लेके आया तो इसमें बड़े लेख लिखे गए कि चंद्रशेखर तो आगे आरक्षण की मांग कर रहे हैं। क्यों ना करें आरक्षण की मांग? क्यों ना करें? अगर इस देश की सरकार में 75 साल बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना चला के, मुख्यमंत्री आवास योजना चला के हमारे लोगों को घर देने का काम कर रही है, तो 75 साल हम इस देश में एक बहुत बड़े समाज ने बिना घर के छत रात गुजारी है। ये दिया सरकारों ने हमें। और इस देश में 81 करोड़ लोग सस्ता राशन लेते हैं। आप आंकड़े मंगा लो,
अगर 80% लोग आपके बहुजन समाज के नहीं निकले तो तब आप मुझे कह देना 90% लोग निकलेंगे। जिस देश में 90 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो, उन सरकारों से मुंह मिला के बैठ जाएगी, हमें कुछ देंगे। मैंने कहा इससे दो चीजें होंगी। बोले क्या? मैंने कहा एक तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा, सरकार अधिकारियों को कहेगी कि हत्या नहीं होनी चाहिए, इसको रोको, सरकारी पैसा खर्च हो रहा है। दूसरा, अगर इसमें और कुछ करना चाहते तो बोले कोई सुझाव। मैंने कहा जो आपकी हम पे हिंसा करे उसी की संपत्ति कुर्क करो, उसी से लो पैसा, सरकारी पैसा मत लो। जो हमारे लोगों की हत्या करे, हम लोगों पे हिंसा करे, हमारी बहन बेटी का अपमान करे, उसी से उसकी जमीन को करो नीलाम, उसका घर नीलाम करो, उसी से लो पैसा। तो जब जेब से देना पड़ेगा ना, तो फिर हत्या करने से पहले 1000 आदमी 1000 बार सोचेगा। अभी तो खा के हत्या कर देता कि पूरी सरकार देगी पैसा, हमें क्या मतलब? वो तो अपना पैसा कोर्ट में लगाता। समझे नहीं समझे? मैं कह रहा हूं जिस दिन इस देश में 100 लोगों की कुर्की हुई और 100 लोगों को पैसा भरना पड़ा, आप मेरी बात कर रहे ना, वो अपनी पीढ़ियों को कह के जाएंगे किसी पर अत्याचार मत करना। आप समझो मेरी बात को। तो मैं तो कानूनी रूप से भी इसको सशक्त करने के लिए काम करता हूं, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला। ये बात आप याद रखना, आप पढ़े लिखे लोग, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल, ये हमारी जो महिला नेता बैठी हमारी बहन, सुनो आप भी, ये प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल लोकसभा में किसी ओबीसी समाज के व्यक्ति ने नहीं फाड़ा, किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने नहीं फाड़ा, किसी सामान्य जाति के व्यक्ति ने नहीं फाड़ा। इसको फाड़ने वाला भी हमारा अनुसूचित जाति का ही भाई था। और सांसद पता कहां से था? जानना चाहते हो कहां से सांसद थे? जहां की महान जनता ने मुझे, नगीना की जनता ने चुन के भेजा, वहीं से 2009 में सांसद बने थे। लेकिन बने थे ऐसी पार्टी से कि उस पार्टी के लोगों ने कहा लोकसभा में कि बिल तुम फाड़ दो, अगर तुम हमारे पक्के गुलाम हो। तो उन्होंने बिल फाड़ दिया। इसका मतलब उन्होंने अपने समुदाय के हितों को नहीं चाहा, अपनी पार्टी के आदेशों को मानने का काम किया। और आज भी यही हो रहा है। जो नेता हम जाति के आधार पर अपना मानते हैं, वो नेता अपनी पार्टियों का इतना गुलाम है कि वो हमारे ना जीते जी हमारी लड़ाई लड़ता, ना मरने के बाद हमारी लड़ाई लड़ता। हाँ, हमारे जीते जी संख्या के नाम पे हमारी संख्या इतनी है, इस नाम पे उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है, फिर उसके बच्चों को कुछ मिल जाता है, फिर उसके बच्चों को कुछ मिल जाता है। अभी ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ लोग आए कि साहब एक विधानसभा है रिजर्व, हम ये चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी को लड़ा दो, जीत जाएंगे उसको 10 बजे जीत जाएंगे। मैंने कहा अच्छा साहब, मैंने कहा 11 बजे तो नहीं जीतेंगे? नहीं साहब 10 बजे जीत जाएंगे। तो मैंने कहा भाई, मैं मिशन का काम कर रहा हूं, परिवार के पालन पोषण का काम नहीं कर रहा हूं। मैं उस सीट को हारना पसंद करूंगा, लेकिन अपने के परिवार के किसी व्यक्तिगत परिवार के अपने किसी मेंबर को वहां लड़ा के जीतना पसंद नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि भले ही मैं वहां से हार जाऊं, लेकिन मैं जिसका हिस्सा बैठता है, जिसका हक बैठता है, उसको देने का काम करूंगा। ये मेरा काम नहीं है कि मैं ही और मेरे परिवार के लोग उस सीट पे लड़ें। बहुत कुछ है जो जानना, पहचानना, समझना। मैं बस आपसे कह रहा हूं, अगर आप पढ़ लिख लिए हैं, जो लिखा हुआ उसको पढ़ने लगे हैं, और जो मन में आ रहा है उसको लिखने लगे हैं, और जो दिख रहा है उसको देखने लगे हैं, और जो दिख रहा है उसके खिलाफ बोलने लगे हैं, सुनने लगे हैं, सुनाने लगे हैं, तो अब महापुरुषों से गद्दारी मत करो। अब तो एकजुट हो जाओ। और मैं केपी सिंह जी की बात को आगे बढ़ाता हूं कि पहले अपने यहाँ रोटी बेटी का रिश्ता करो, फिर दूसरे की तरफ उंगली उठाओ। पहले जमात बनो, भाईचारा बनाओ। अपने लोगों में बाबा साहब अम्बेडकर ने तो लिखी एनिलेशन ऑफ कास्ट है, किसी शंकराचार्य ने थोड़ा लिखी है। वो तो कहते हैं इससे पता नहीं क्या क्या डायलॉग है कि इससे वर्ण वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कहते, मैं ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देता। वर्ण संकर हो जाएगा अगर आप अंतरजातीय विवाह कर लेंगे। ये एकदम कहते हैं कि वर्ण संकर हो जाएगा। भाई ये तो धर्म में वो नहीं है। उनके हिसाब से तो ये समझिए कि आप जो माँ बाप तय कर दें या जो समाज तय कर दे वही सही है, और वो सारी बातों का के लिए जिम्मेदार ईश्वर को ठहराते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनती हैं। ईश्वर ने तय किया है कि इनमें ये पोथियों में सब लिखा हुआ है
कौन कब पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, वो पूर्व जन्म है, भाग्य है, और कब मरेगा, किससे शादी होगी, सब आपके उसमें लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, यही बताते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वर्ण संकर हो जाएगा अगर आपने अंतर जातीय विवाह कर दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि अगर आपको जातियों को तोड़ना है, जाति विहीन समाज बनाना है, तो आपको अंतर जातीय विवाह करना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि क्या हम अपने महापुरुषों की विचारधारा पे खड़े हैं या नहीं खड़े। अगर हम अंतर जातीय विवाह नहीं कर रहे तो हम तो वर्ण संकर होने का डर लेकर बैठे हैं जी। तो ये तो हमारे महापुरुषों की बात नहीं थी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि महापुरुषों को पूजने से काम नहीं चलेगा, उनका जयकारा लगाने से काम नहीं चलेगा। महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, उनके विचारों को आत्मसात करके उन पर चलना पड़ेगा। अपने परिवार को, अपने साथियों रिश्तेदारों को चलने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। बाबा साहब कहते थे, मैं मंदिरों में नहीं, मैं किताबों में हूं। मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। संत गाडगे जी महाराज हो, नारायण गुरु हो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, मान्यवर काशीराम साहब, सबने यही कहा। आप भी नायक पूजा करने लगे हो, आते हो मेरे पैर छूते हो। अब उससे कहते हो कंधे पे हाथ, तो मेरे हाथ में कोई जादू है ही नहीं, और मैं पैर में कुछ रख के लाता ही नहीं जो आप उठा के ले जा लोगे। जिसको छू के आप बड़े नेता बन जाओगे, बहुत ज्ञानी बन जाओगे। किताबें नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं बनोगे, समझे। तो ये पैर छूना, दंडवत होना, सर पे हाथ रखवाना, और इसको हमारे यहाँ महापुरुषों की लिखी किताबों में चाटुकारिता कहते हैं। चाटुकारिता, कुछ लोग तो मन से प्रेम की वजह से करते हैं वीरू, लेकिन ये इसको चाटुकारिता कहते हैं। नेता को खुश करना, मैं ना तो मैं वो नेता हूं जो इन चीजों से खुश हो जाऊं, है जी, और ना ही मैं अपने महापुरुषों के विचारधारा के खिलाफ हूं। मैं तो जानता हूं कि मिशन में नायक पूजा मिशन को बर्बादी की तरफ ले जाती है, इसलिए नायक पूजा मत करो। जो मैं कहता हूं उस पर खड़े हुआ करो, उस वो काम किया करो। फिर आप देखो, आपकी तरफ मैं आज कह रहा हूं और एफिडेविट लिख के कह रहा हूं, लिख लो, जिस दिन ताकत बन जाएगी आपकी तरफ, कितना भी बड़ा सामंतवादी क्यों ना हो, जब आप गुजरोगे तो घूर के नहीं देख पाएगा आपको। मेरी बात को आप याद रखना। मैं मानवता का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर किसी को अहंकार हो कि वो माफिया है, वो बहुत बड़ा ताकत है, तो समय बदलता रहता है, लोकतंत्र है ये। आपकी तरफ और जो हमारे माथे का गौरव है, हमारी बहन बेटियां, उनकी तरफ तो आंख उठाना, ये तो सपने में भी नहीं सोच पाएगा कोई। देखो, इतनी सरकार आई, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज भी अन्याय होता है ना। मैं आज आपसे कह रहा हूं मेरे लोगों, 1 महीने के लिए ताकत मेरे हाथ में दे दो। अगर जिस दिन ताकत मिलेगी और 1 हफ्ते के बाद उस पूरे 1 महीने, उस बचे हुए 23 दिन में अगर आपके ऊपर किसी ने आंख उठा दी और वो रात को अपने घर सो गया, तो मैं लिख के देता हूं, राजनीतिक इस्तीफा दे दूंगा। एफिडेविट दे कह रहा हूं, लिखवा लो मेरे लोगों। आज कह रहा हूं, अगर वो 7 दिन के बाद, प्रक्रिया में आने के बाद, अगर उसने 23 दिन में अन्य अत्याचार किया और रात को वो घर सो गया, तो मैं आपको लिख के कह रहा हूं, मैं उस दिन इस्तीफा देके, राजनीतिक इस्तीफा देके राजनीतिक छोड़ दूंगा, घर बैठ जाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपका 24 कैरेट है हर चीज में। आप इसको, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हमें तो लड़ना कितने लोगों से पड़ रहा है, मैं आपको बताता हूं। देखो सुनो, जैसे हमने एक साहब को आए वो कि साहब मैं लड़ना चाहता हूं, हमने उनको अवसर दे दिया। संगठन में जातियां नहीं है, ये सारा संगठन अपना है। इसीलिए पिछले दरवाजे से ये सरकार आरक्षण खत्म करो, SC/ST एक्ट खत्म करो, प्रमोशन रिजर्वेशन खत्म करो, इन सब चीजों को पिछले दरवाजे से राजनीतिक षड्यंत्र कर करके अपने लोगों से चलवाती है, फिर कोर्ट में भिजवाती है, फिर कोर्ट से ऑर्डर करवा देती है। हम सब देख रहे हैं, आप खुली आंखों से देख रहे हैं। लेकिन मैं अभी 4 मेडिकल कॉलेज का इश्यू था, जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा केंद्र सरकार द्वारा 70% आया और 30% राज्य सरकार ने लगा के 4 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनाए। पहला कहां बना? सहारनपुर में। दूसरा कहां बना?
कन्नौज में, तीसरा काम बना जालौन में, चौथा काम बना अम्बेडकर नगर में। 4 मेडिकल कॉलेज बने। विशेषता क्या है? 90 मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट सरकारी 90 मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में। इन 4 मेडिकल कॉलेज में विशेषता क्या? देखो समझने की बात, इन 4 मेडिकल कॉलेज में 70% सीटें SC ST के बच्चों के लिए आरक्षित है, क्योंकि 70% पैसा स्पेशल कंपोनेंट प्लान का आया। ठीक है, जैसे मुस्लिम समाज के भी कुछ इंस्टीट्यूशन है, जैन समाज के भी हैं और समाजों के भी हैं, वो उनके पैसे से बना है, तो उनमें उनका प्रतिभाग कमेटी, उनकी बोर्ड वोट सब उन्हीं का होता है। तो इन 4 मेडिकल कॉलेज में 70% सीटें रिजर्व है, और उन 70% रिजर्व सीटों में शेड्यूल कास्ट की हर जाति के बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए सीट मिलती है। ठीक है, ना किसी एक जाति के लिए है, ना किसी एक धर्म के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। अब क्या हुआ? पिछले साल एक लड़की चली गई कोर्ट में कि साहब देखो यहाँ 70% रिजर्वेशन है, इसलिए मुझे सीट नहीं मिल रही है। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि 70% रिजर्वेशन नहीं हो सकता, बिना जानकारी के, बिना किसी बात के स्टे लगा दिया। और इस बार मेडिकल कॉलेज के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, जो बच्चे जिनको सीट चाहिए भी नहीं, जो पढ़ रहे हैं। एक बात इंपॉर्टेंट बात है, ये जाते हैं निकेतन उनकी मदद करने के लिए, लेकिन देखो गजब की बात सुनो। एक डॉक्टर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनाने के लिए, एडमिशन कराने के लिए करोड़ों रुपए की डोनेशन चाहिए, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए फीस लगती है। तो 200 डॉक्टर कम बनेंगे हमारे, अगर ये हमारी 70% सीटें इन 4 मेडिकल कॉलेज में चली गई। कितने डॉक्टर? 200। कितने डॉक्टर? 200 डॉक्टर कम। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जो ठेकेदार बने हुए हमारे जाति के आधार पे, जो सरकार कहती है कि भाई हम दलितों के, पिछड़ों के हितैषी हैं, बताओ हमारे 200 डॉक्टर हमसे छीने जा रहे हैं, क्यों नहीं उनके मुंह से आवाज निकल रही है? क्यों नहीं निकल रही? 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पर जो घोटाला हुआ, हमारे 20,000 टीचर जो बनते हैं SC ST OBC के, वो घोटाला आपने कर लिया। मैं ये बात समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि हम मिलके भी 200 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। जितने लोग हम यहाँ मौजूद हैं, अगर हम मिलके एक एक पैसा जुटाए तो 200 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते भाई। लेकिन 200 करोड़ जो इकट्ठा करके 200 डॉक्टर बनाने का प्रयास हम करेंगे, वो ताकत हमसे छीन ली गई, सिर्फ और सिर्फ ये दिखा के कि हिंदू हिंदू भाई भाई। हम तब तक भाई हैं जब तक हम आपकी पार्टी को वोट कर रहे हैं, आपके साथ धर्म का नारा लगा रहे हैं, आपके कैसे मुसलमानों के सामने तन के खड़े होकर लाठी डंडे लेके खड़े हैं। लेकिन जब हमारे बच्चों के हक अधिकार की बात आएगी तो मुसलमान नहीं आ रहा आरक्षण का आंदोलन के खिलाफ आंदोलन करने, SC ST एक्ट के खिलाफ आंदोलन करने। SC ST एक्ट उस पर लगता है जो अपराध करता है, जो अपराध नहीं करता उस पर SC ST एक्ट नहीं लगता। और ताकतवर लोग SC ST एक्ट का दुरुपयोग कर सकते हैं, कमजोर नहीं कर सकता है। हमारा तो 90% समाज कमजोर। ठीक है, हम तो थाने में जाते डरते हमारे लोग, अब तो जाने लगे। ये जब से भीम आर्मी के लोग काम करने लगे हैं, ये नव जागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ के लोग काम करते, तब से थाने में जाकर आप साथ मिला के बात करने लगे। ऐसा चलो क्यों है, एफआईआर क्यों लिखे? वो कहता है कि लिख रहे हैं। कब लिख रहे हो? एफआईआर लिखो, एफआईआर लिखो, बताओ गिरफ्तारी कब करोगे, वरना आंदोलन हो जाएगा। तो कहते हैं यार ये नीले पटके वाले हैं, तो एफआईआर लिखनी पड़ेगी। समझ रहे हो? लेकिन सोचो जब ये नहीं थे संगठन, तो जिन नेताओं को वोट कर देते वो कहते हमारी सरकार नहीं है। भाई सरकार नहीं आएगी तो क्या समाज को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा? नहीं, सरकार नहीं है तो सड़कों पे लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे। और जिस दिन सरकार आएगी, मैं गारंटी से कहता हूं थाने का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा मेरे लोगों, मेरी बात कामयाब। फिर तो इधर से एक फोन आया करेगा बूथ के वर्कर का कि साहब ऐसी वहां एक घटना हो गई है, या उनकी पेंशन नहीं बंधी, या उनका मकान गिर गया, कोई ऐसी होगी, तो तत्काल वहां से फोन आया करेगा अनिकेत जी का कि सुनो, अगर शाम तक ये तैयार नहीं हुआ तो शाम के बाद बोरी बिस्तरा बांध लेना, किसी और जिले में कटेगी, सुबह सूरज कहीं और निकलेगा। तो फिर वो क्या करेंगे? वो करेंगे जो हाथरस के समय हमने देखा, जब हम हाथरस के परिवार से दूसरी बार मिलने के लिए गए
तो बड़े बड़े गड्ढे हो रहे थे, गंदगी पड़ी हुई थी। रात को 1:30 बजे हिमांशु जी ने मुझे उठाया कि भाई साहब कुछ देखोगे उठ के। मैंने क्या कि वो सेक्रेटरी भी आ गया, एडीएम भी आ गया, एसडीएम भी आ गया, प्रधान भी आ गया और रात को सड़क बना रहे हैं। भाई साहब आओ दिखाता हूँ आपको। मैं उठ कर गया 2:30 बजे तो सड़क बन गई। ये हमने तब सुना था कि कभी मुख्यमंत्री आता है तो सड़क बना देते हैं रात की रात में, अधिकारी पूरी रात बेलचा लेके खड़े होते हैं उनके पास कि भाई बनाओ बनाओ, सुबह का दौरा है। ठीक है, तो हमने कहा भाई बात तो सही है, अगर सरकार अपने पे आ जाए तो फिर तो भाई हो सकता है। मैं आज आपको कह रहा हूं, ये जो हमारे साथी स्कूल ठीक करो आंदोलन चला रहे हैं, 3 साल पहले अधिवेशन में मैंने भीम आर्मी के साथियों को कहा था कि आप 1 लाख पाठशालाएं देश के अंदर खोलो दिल्ली से, क्योंकि शिक्षा के हालात बहुत खराब। और आप जानते हैं ये तो बेचारे अब आंदोलन चला रहे हैं। मैं जब से मैं सांसद बना हूं लगातार कॉलेजों का दौरा करके, कॉलेजों में किस तरह के, स्कूलों में किस तरह की व्यवस्था है उनकी जांच करके, जो नहीं होती अपने आप से भी करता हूं और अधिकारियों को कह के वो करवाने की कोशिश करता हूं। और 6 महीने पहले से मैं सबसे कह रहा हूं कि कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त करो और क्वालिटी एजुकेशन दो। हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जहां 6 सब्जेक्ट है और 2 टीचर हैं, बिल्डिंग का ये नहीं पता, कभी बच्चा किताब की तरफ देखता है, कभी बिल्डिंग की तरफ देखता है, कब बिल्डिंग ऊपर से गिर जाएगी, पसीने में लथपथ है, कमर में बैग डाल के कई किलोमीटर जाके जो है स्कूल पहुंचने का काम कर रहा है। रास्ते खराब हैं, 1-1 फीट गारा हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। बस मिड डे मील का खाना खिला के, वो भी पानी वाला खाना खिला के, और ये दिखाते हैं कीड़ों वाला खाना खिला के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेगा, एक गवर्नमेंट बोर्ड में पढ़ेगा, वहां टीचर नहीं है। टीचर आज मुझे 2 टीचर मिले, कह रहे हैं भैया ऐतमादपुर विधानसभा में कि शिक्षण कार्यों को छोड़ के सारे कार्य करवाती है सरकार, हमसे बस शिक्षण कार्य नहीं कराती। और हम नौकरी लगे हैं, महापुरुषों का उतारना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमसे सारे काम करवाते, बस शिक्षण कार्य नहीं करवाते। तो भैया कोशिश करो कि राज्य में आ जाओ, हमें पढ़ाने का मौका दो। हम इन प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला सरकारी स्कूल से करके दिखाएंगे, क्योंकि हम इन्हीं से निकल के आए। इसलिए कह रहा हूं, जब तक शिक्षा नहीं लोगे, जब तक सामाजिक जिम्मेदारियों को नहीं समझोगे, और जब मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, तो एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। 100 आरोप लगेंगे, 100 तरह की बातें की जाएगी, लेकिन जब भी कोई बात हो धैर्य रखकर इंतजार करना। जब जब मेरी कलम उठेगी वो आपके पक्ष में उठेगी, कभी मेरी कलम आपके खिलाफ नहीं उठेगी। मेरी बात को आप याद रखें। दूसरी बात जो अति महत्वपूर्ण है वो ये है, आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप देखने में बहुत सुंदर हो सकते हैं, शरीर में बहुत बलवान हो सकते हैं, आप बड़े व्यापारी हो सकते हैं, आप पे बहुत जमीन हो सकती है, आप बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हैं, अगर आप समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, अगर आप पूरे वक्त में समाज का हाथ नहीं पकड़ते हैं, अगर आप समाज के दुख सुख में नहीं खड़े हैं, तो समाज के लिए आपका कोई योगदान नहीं है, तो समाज को आपकी कोई जरूरत नहीं। समाज के दिलों में आपके प्रति कोई प्रेम नहीं है। मेरा तजुर्बा है, बड़े से बड़ा पैसे वाला जाता है, 100 लोग नहीं इकट्ठे होते, गांव का काम करने वाला एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता जाता है, आसपास के 100 किलोमीटर के लोग आते हैं कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा था, समाज की सेवा करता था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अपने बच्चों के अंदर, अपने अंदर तो आपके हैं, अपने बच्चों के अंदर ये भाव जरूर डालना कि जिस समाज में पैदा हुए हों, अगर कभी उस समाज का हाथ पकड़ने का अवसर आए या उस समाज के अधिकारों में कभी हमला हो, तो अपनी कुर्सी की परवाह मत करना, अपने समाज के हितों की रक्षा करना, सच्चे बेटे बन के दिखाना, कपूत मत बन जाना, समाज से धोखा मत करना, समाज से गद्दारी मत करना, समाज को अकेला मत छोड़ना। ये समाज बहुत भरोसा करता है और हर बार ठगा जाता है, हर बार भरोसा करता है, हर बार ठगा जाता है, हर बार भरोसा करता है, हर बार ठगा जाता है। कोई तो सवेरा आए कि इस बार समाज ना ठगा जाए, कोई तो सवेरा आए कि नेता समाज के लिए हो, समाज का यूज करने के लिए ना।
नेता समाज को देना चाहता हो, सिर्फ समाज से जात के नाम पे लेना ना चाहता हो। एक दिन ऐसा आएगा, मेरा विश्वास आप याद रखना। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ, आपके इस प्यारे संगठन के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। और आप कह रहे थे कि भाई हम खून देंगे, विश्वास करो अब जो आने वाला समय वो आपका, उसमें आपका खून बहाने के लिए लोहे का गुर्दा चाहिएगा, जो अभी मां की कोख से जन्म नहीं होता। क्योंकि अब अगर खून कोई बहाएगा तो वो चैन से नहीं बैठ पाएगा, याद रखना मेरी बात। मैं गया था बिहार, बेटी का नाम था ज्योति पासवान, उसकी रेप करके हुई थी हत्या, जिला है दरभंगा। जिस व्यक्ति ने की थी, ये मुझसे कहा गया अधिकारियों द्वारा कुछ कि वो बहुत ताकतवर आदमी है, सांसद जी का खास है, उसको गिरफ्तार नहीं कोई कर पाएगा। हम धरना देके आईजी के दफ्तर में गए, पता करा लेना आप, दरभंगा जिला, मैंने इसलिए बता दिया आपको। बाढ़ आई हुई थी, खूब बात हुई, आंदोलन हुआ, फिर वार्ता हुई, तो मैंने कहा 20 दिन आपके, 21वां मेरा, 19 दिन तक फोन नहीं करूंगा, 20वें दिन फोन करूंगा। और अगर 20वें दिन तक ही गिरफ्तार नहीं हुआ तो 21 दिन के बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप। 18वें दिन फोन आया मुझे आईजी का, गिरफ्तार कर लिया भैया, और सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया भैया, जेल भेज दिया। इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक बार पैदा हुए एक बार मरेंगे। लोग याद रखेंगे कि हमारा नेता धोखेबाज था या हमारा असली था। अगर आप साथ दे दो, आप सबको कह रहा हूं, आप अगर साथ दे दो तो याद रखना 2027 में ऐसा इनकलाब पैदा होगा कि नोटों वाले हार जाएंगे और वोटों वाले जीत जाएंगे।